नमस्कार साथियों, आज हम बड़े रोचक विषय पर चर्चा के लिए आपके साथ हैं और विषय का शीर्षक है विज्ञान सभी के लिए। विज्ञान किसी एक के लिए नहीं है, विज्ञान केवल वैज्ञानिक के लिए नहीं है, विज्ञान केवल इंजीनियर के लिए नहीं है, विज्ञान केवल चिकित्सक के लिए नहीं है। विज्ञान तो सभी के जीवन से जुड़ा है और विज्ञान सभी के लिए है। पहला प्रश्न यही है कि क्या विज्ञान सभी के लिए है? हाँ, विज्ञान सभी के लिए है। विज्ञान क्यों सभी के लिए है? क्योंकि विज्ञान भाषा, क्षेत्र, व्यक्ति इन सीमाओं में बंधा नहीं है। विज्ञान इन सीमाओं से परे है। इंग्लैंड में कोई खोज होती है, वो भी भारत के काम आती है। तो भारत में कोई वैज्ञानिक जब खोज करता है तो पूरे विश्व के काम आती है। अर्थात क्षेत्र, व्यक्ति, भाषा कोई भी विज्ञान को बांध नहीं सकता। विज्ञान में होने वाली खोजें, विज्ञान में किए जाने वाले आविष्कार, विज्ञान में निर्मित होने वाले नवाचार, ये सभी के लिए हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होते। विज्ञान जीवन और जीव के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ा है। विज्ञान में न केवल भौतिक वरन जैविक भी सारे पहलू सम्मिलित हैं। हम धरती की बात करते हैं, आकाश की बात करते हैं, सूर्य की बात करते हैं, भूमंडल की बात करते हैं, धरती की संरचना की बात करते हैं, पहाड़ों की बात करते हैं, नदियों की बात करते हैं, भौतिक पक्ष हैं। हम जीव जंतुओं की बात करते हैं, हम बैक्टीरिया वायरस की बात करते हैं, हम हाथी शेर जैसे जीव जंतुओं की बात करते हैं, मछलियों की बात करते हैं, हम सरीसृपों की बात करते हैं, सब जीव हैं। हम पौधों की बात करते हैं। अर्थात विज्ञान में सब कुछ सम्मिलित है। क्योंकि विज्ञान सबके लिए इसलिए है क्योंकि विज्ञान का उद्देश्य हमारे जीवन को आसान बनाना है। हमारे जीवन या आपके जीवन, सबके जीवन को आसान बनाना ही विज्ञान का उद्देश्य है। विज्ञान की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। विज्ञान की आवश्यकता प्रत्येक समाज के लिए है। विज्ञान की आवश्यकता प्रत्येक सभ्यता के लिए है। क्योंकि विज्ञान रूढ़ियों के समापन में मदद करता है। वो एक कहानी है ना कि बिल्ली रास्ता काट जाती है, बिल्ली कभी रास्ता नहीं काटती। विज्ञान हमें बताता है कि बिल्ली भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। एक जगह भोजन नहीं मिलता, दूसरी जगह भोजन दूसरे घर में ढूंढती है, तो सड़क तो पार करेगी। वो हमारे नुकसान के लिए सड़क पार नहीं करती। तो रूढ़ियां जो हैं उनको समाप्त करके एक तर्कपूर्ण सोच विकसित करने के लिए विज्ञान है। विज्ञान तर्कपूर्ण सोच का निर्माण करता है। विज्ञान दैनिक जीवन को सुलभ बनाने का काम करता है। कोई भी उपकरण उठाकर देख लीजिए, आपके जीवन को विज्ञान ने कितना सुलभ बनाया है। नए नए उपकरण आपके समक्ष आते हैं, वे विज्ञान ही तो निर्मित करता है। और विज्ञान आपको मुक्त चिंतन के अवसर प्रदान करता है, मुक्त सोच के अवसर प्रदान करता है। किसी भी प्रिजुडिस, किसी भी पूर्वापेक्षा, किसी भी कही सुनी बात, किसी भी अंधविश्वास, इसको पीछे छोड़कर तर्कपूर्ण ढंग से चिंतन करने के अवसर विज्ञान सबको प्रदान करता है। सबको। क्योंकि विज्ञान एक प्रगतिशील समाज के निर्माण में योगदान करता है। इसलिए एक प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए विज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। विज्ञान शिक्षा क्या होती है? विज्ञान शिक्षा का पहला मूलभूत सिद्धांत है, विज्ञान को सिखाया नहीं जाता, विज्ञान सीखा जाता है। मैं प्रत्येक विज्ञान के अध्यापक से ये कहता हूं और मैं आपसे भी ये निवेदन करता हूं कि आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए, अपने मस्तिष्क से ये विचार विदा कर दीजिए कि विज्ञान को आप विद्यार्थियों को सिखा सकते हैं। नहीं, आप विद्यार्थियों को विज्ञान सीखने के अवसर प्रदान कर सकते हैं। आप विद्यार्थियों को विज्ञान सीखने का परिवेश निर्मित कर सकते हैं। परंतु विज्ञान स्वयं सीखा जाता है, विज्ञान करके सीखा जाता है। विज्ञान शिक्षा वह है जो व्यक्ति में विवेकपूर्ण सोच विकसित करे, तर्कपूर्ण सोच विकसित करे, कारण प्रभाव संबंध स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़े, वह विज्ञान शिक्षा है। विज्ञान शिक्षा
समस्या समाधान की योग्यता विकसित करती है। विज्ञान पढ़ने वाला विद्यार्थी वैज्ञानिक ढंग से सोचता है, वह समस्या के विषय में सोचता है, समस्या के कारण सोचता है, समस्या के संभावित समाधान सोचता है, उन संभावित समाधानों पर काम करता है, प्रयोग करता है, आंकड़े इकट्ठा करता है, उन आंकड़ों का विश्लेषण करता है और समस्या का समाधान करता है। तो विज्ञान समस्या समाधान की योग्यता विकसित करता है। साथ ही विज्ञान शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सामाजिक मुद्दों का हल खोजने में मददगार हो। सामाजिक मुद्दे पर्यावरणीय मुद्दे भी हो सकते हैं, सामाजिक मुद्दे प्रदूषण के मुद्दे भी हो सकते हैं, वे सामाजिक मुद्दे जल की कमी भी हो सकती है, पेयजल संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, वे सामाजिक मुद्दे किसी समय में फैलने वाली बीमारी भी हो सकती है, वे सामाजिक मुद्दे अशिक्षा और कुछ कुरीतियां भी हो सकती हैं। उन कुरीतियों, उन समस्याओं, उन पर्यावरणीय विषयों का हल खोजने में यदि विज्ञान शिक्षा मददगार है तो वह सभी के लिए मददगार है, क्योंकि उसका लाभ किसी व्यक्ति विशेष को नहीं होता, उसका लाभ किसी एक वैज्ञानिक, किसी एक इंजीनियर, किसी एक चिकित्सक, किसी एक कृषि विज्ञानी को नहीं होता। विज्ञान शिक्षा का लाभ सभी को होता है। सब अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, परंतु सबका उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण होता है। इसीलिए विज्ञान शिक्षा में जो आपको करना है, आपको अपनी कक्षाओं में विज्ञान शिक्षा में बच्चों में प्रक्रिया कौशलों के विकास पर बल देना है। प्रक्रिया कौशल ही महत्वपूर्ण है। वह विश्लेषण का कौशल है, वह संश्लेषण का कौशल है, वह वर्गीकरण का कौशल है, वह अवलोकन का कौशल है। यह मूलभूत कौशल जितने भी हैं, इन कौशलों के विकास पर आपको बल देना है। विज्ञान शिक्षण पाठ्यपुस्तकों में दिए प्रश्नों का उत्तर खोजना मात्र नहीं है। पाठ्यपुस्तक में विज्ञान का चैप्टर लिखने के बाद 4 प्रश्न दे दिए गए हैं और आपको उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना नहीं, ये विज्ञान नहीं, ये विज्ञान की शिक्षा नहीं। विज्ञान शिक्षण अवधारणाओं के स्वयं निर्माण को प्रोत्साहित करता है। बच्चों को अवसर दीजिए, उन्हें अनुभव करने दीजिए, उन्हें अवलोकन करने दीजिए, उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए और इन सब के माध्यम से उन्हें अपनी अवधारणाओं का, विज्ञान संबंधी अवधारणाओं का स्वयं निर्धारण करने दीजिए। तो विज्ञान शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को अवधारणा के स्वयं निर्माण को प्रोत्साहित करे। विज्ञान तकनीकी और समाज में सकारात्मक संबंध विकसित करता है। तो विज्ञान शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो समाजोपयोगी तकनीकी के विकास में मदद करे और तकनीकी के सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ाए। यदि इन दोनों में तारतम्यता नहीं है, इन दोनों में सकारात्मक संबंध निर्मित नहीं होता है, तो विज्ञान शिक्षा किसी काम की नहीं। इसलिए विज्ञान शिक्षा सभी को दी जानी जरूरी है। अच्छा, आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, क्या मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित है? नहीं, प्रत्येक व्यक्ति तक सीमित है। मोबाइल फ़ोन एक तकनीकी है, विज्ञान के माध्यम से विकसित हुई है, समाज के काम आ रही है। टेलीविज़न एक तकनीकी है, विज्ञान के माध्यम से उसका आविष्कार हुआ है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति टेलीविज़न देखता है। दवाएं प्रत्येक व्यक्ति के इलाज में काम आती हैं। सर्जरी के उपकरण जिसको भी व्यक्ति को आवश्यकता होती है, जहां भी आवश्यकता होती है वहां उसकी सर्जरी उन उपकरणों से की जाती है। रोबोट भले किसी एक इंडस्ट्री में काम आ रहे हैं, लेकिन रोबोट उस इंडस्ट्री में जो बना रहे हैं वो तो सबके काम आ रहा है। तो ये मान लेना कि विज्ञान केवल एक विषय से जुड़ा है, विज्ञान केवल एक व्यक्ति विशेष के समूह से जुड़ा है, विज्ञान केवल एक किसी देश विशेष से जुड़ा है, ऐसा नहीं है। तो विज्ञान शिक्षा हमें इस काबिल बनाती है, हमें प्रेरित करती है कि हम समाज के प्रत्येक अंग को शिक्षित करें। और जब हम शिक्षित जब करते हैं तो हम कहते हैं हम उनमें वैज्ञानिक साक्षरता विकसित कर रहे हैं। ये वैज्ञानिक साक्षरता क्या है? वैज्ञानिक साक्षरता का अर्थ है व्यक्ति में जिज्ञासा का उत्पन्न होना, व्यक्ति के द्वारा प्रश्न पूछना, व्यक्ति के द्वारा कारणों का पता लगाने का प्रयास करना, व्यक्ति द्वारा प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करना और नए प्रश्नों का निर्माण करना। यह वैज्ञानिक साक्षरता है। अक्षरीय साक्षरता अक्षर पढ़ना सिखाती है। वैज्ञानिक साक्षरता व्यक्ति में तर्क पूर्णता विकसित करती है, व्यक्ति में जिज्ञासा उत्पन्न करती है
कि कोई घटना घट रही है तो क्यों घट रही है, कोई नया उपकरण आया है तो इसका क्या प्रयोग है। वह प्रश्न पूछता है, ये कैसे चलेगा, ये क्या होगा, इस उपकरण के क्या लाभ हैं, इसकी क्या हानियां हैं, इस उपकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस उपकरण के प्रयोग से क्या लाभ होगा। और फिर वे नए प्रश्न निर्मित करता है, इस उपकरण में सुधार कैसे किया जा सकता है। तो वैज्ञानिक साक्षरता एक व्यक्ति में आलोचनात्मक अवलोकन, वर्णन, स्पष्टीकरण करने और प्राकृतिक घटनाओं की भविष्यवाणी जैसी क्षमताओं को विकसित करती है। अर्थात जब व्यक्ति वैज्ञानिक रूप से साक्षर हो जाता है तो वह केवल अवलोकन नहीं करता, वह किसी वस्तु को केवल इसलिए नहीं देखता कि वो उसके सामने है, उसके समक्ष है, वह उसको आलोचनात्मक दृष्टि से देखता है। वह उसने जो देखा है उसका वर्णन करना सीखता है, वह जो वर्णन कर रहा है उस वर्णन में स्पष्टीकरण लाता है, और वह वैज्ञानिक घटनाओं के कारणों को देख करके भविष्यवाणी करने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। यह सब वैज्ञानिक साक्षरता के कारण ही संभव है। तो वैज्ञानिक साक्षरता में क्या क्या शामिल है? विद्वज्जनों ने कहा है कि वैज्ञानिक साक्षरता में स्थानीय और राष्ट्रीय फैसलों में निहित वैज्ञानिक मुद्दों की पहचान सम्मिलित है। वैज्ञानिक साक्षरता में वैज्ञानिक तकनीकी सूचनाओं का संग्रह और विश्लेषण सम्मिलित है। वैज्ञानिक साक्षरता में प्रमाण आधारित तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता सम्मिलित है। वैज्ञानिक साक्षरता में तथ्यों और तर्कों के विश्लेषण की योग्यता सम्मिलित है और तर्कों से निकले निष्कर्षों के उपयोग करने की योग्यता भी सम्मिलित है। जब हम स्थानीय और राष्ट्रीय फैसलों पर निहित वैज्ञानिक मुद्दों की बात करते हैं, समाज में कोई घटना घटती है, आपके आसपास कोई घटना घटती है, उस घटना के विषय में समाज के प्रबुद्धजन कोई निर्णय लेते हैं, क्या उस निर्णय में वैज्ञानिकता है? क्या उस समस्या का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया गया है? क्या उसके कारणों की ठीक से पहचान की गई है? जो व्यक्ति वैज्ञानिक तौर से साक्षर होता है वही यह प्रश्न पूछता है। और न केवल स्थानीय मुद्दों में, वरन राष्ट्रीय फैसलों में भी वैज्ञानिक साक्षरता उनके विश्लेषण में मदद करती है। सरकारें देश के और समाज के लाभ के लिए बहुत सारे मुद्दों की पहचान करती हैं, बहुत सारे फैसले लेती हैं, लेकिन क्या उन फैसलों में तर्कपूर्णता है? वैज्ञानिक साक्षरता उस विश्लेषण में मदद करती है। जब वैज्ञानिक साक्षरता की हम बात करते हैं और कहते हैं कि वैज्ञानिक और तकनीकी सूचनाओं का संग्रह और विश्लेषण, हाँ, जो लोग वैज्ञानिक रूप से साक्षर होते हैं वे देश में, समाज में, विश्व में अलग अलग जगहों पर जो भी वैज्ञानिक घटनाएं घट रही हैं, जो भी नई तकनीकियां विकसित हो रही हैं, उनकी सूचनाएं एकत्र करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और देखते हैं हमारे देश के लिए, हमारे विद्यालय के लिए, हमारी कक्षा के लिए क्या लाभदायक है, क्या इसका कोई लाभ हो सकता है, क्या बच्चों को बताने योग्य कोई विषय है क्या? यदि बच्चों को बताने योग्य नहीं, क्या साथियों से चर्चा करने योग्य कोई विषय है, क्या समाज से चर्चा करने योग्य विषय है? नई नई तकनीकियां निरंतर विकसित होती हैं, नए नए प्रयोगों से संबंधित सूचनाएं निरंतर आती हैं, उनका संग्रह करना और उनका विश्लेषण करना ये उन लोगों की आदत होती है जिनमें वैज्ञानिक साक्षरता विकसित हो जाती है, जिनमें वैज्ञानिक साक्षरता विकसित हो जाती है। प्रमाण आधारित तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता, जब वैज्ञानिक साक्षरता किसी व्यक्ति में आ जाती है तो वह कुतर्क प्रस्तुत नहीं करता, अर्थात ऐसे तर्क प्रस्तुत नहीं करता जिसका कोई प्रमाण नहीं है। वह पहले प्रमाण एकत्र करता है, प्रमाण के आधार पर ही तर्क प्रस्तुत करता है। यह वैज्ञानिक साक्षरता की विशेषता है। और साथ ही जो भी तथ्य उसके सामने लाए जाते हैं या जो भी तर्क उसके सामने चर्चा में आते हैं, वह उन तथ्यों और तर्कों का विश्लेषण करता है। और यह कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ये केवल विज्ञान का विद्यार्थी करेगा ऐसा नहीं है, ये केवल वैज्ञानिक करेगा ऐसा नहीं है, ये सब कोई कर सकता है। इसीलिए कहते हैं विज्ञान तो सबके लिए है। और फिर तर्कों से जो निष्कर्ष निकलते हैं उन निष्कर्षों का उपयोग कर सकता है। वैज्ञानिक साक्षरता के कुछ मूल घटक हैं जिन पर चर्चा करनी आवश्यक हो जाती है। पहला घटक है मूल अवधारणा और नियम आधारित ज्ञान का आधार निर्मित करना। अर्थात यदि हमें बच्चों में, समाज के लोगों में वैज्ञानिक साक्षरता विकसित करनी है
तो हमें लोगों में एक ऐसे ज्ञान का आधार निर्मित करना होगा जिस ज्ञान के आधार में कोई मूल अवधारणा या नियम है। साथ ही हमें विज्ञान, तकनीकी और समाज तीनों के बीच के सह संबंध को विकसित करना होगा। विज्ञान के अनुप्रयोग तकनीकी हैं और तकनीकियां किसके लिए विकसित होती हैं? समाज के लाभ के लिए विकसित होती हैं, समाज को मदद करने के लिए विकसित होती हैं। हमें यह भी चर्चा करनी होगी, यह भी गुण लोगों में विकसित करना होगा कि मानव उद्यम के रूप में विज्ञान की क्षमताएं और सीमाएं क्या हैं, विज्ञान कहां तक जा सकता है। कई बार इस प्रकार के तर्क होते हैं कि विज्ञान की दृष्टि में वो ठीक हो सकता है, समाज की दृष्टि में वो ठीक है क्या विज्ञान अपनी सीमाएं तो नहीं पार कर रहा? तो विज्ञान की अपनी क्षमताएं और सीमाएं होती हैं मानव उद्यम के रूप में, उन पर चर्चा होनी चाहिए। वैज्ञानिक साक्षरता के मूल घटकों में सबसे महत्वपूर्ण है समस्या समाधान कौशल और प्रक्रियाओं का विकास। प्रत्येक मानव में हमें वे कौशल और वे प्रक्रियाएं विकसित करनी चाहिए जिससे वो समस्या समाधान के योग्य बन सके। साथ ही वैज्ञानिक प्रकाशनों को पढ़ने और व्यक्त करने की क्षमता का निर्माण, यह भी एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्षरता का घटक है, क्योंकि सामान्य समाचार पत्र में छपी घटना और विज्ञान की पत्र पत्रिका में छपी घटना दोनों की भाषा में भिन्नता होती है, और विज्ञान के लिए किसी चीज को व्यक्त करना और सामान्य बोलचाल की भाषा में किसी चीज को व्यक्त करना, उन दोनों में भी भिन्नता होती है। तो ऐसे में वैज्ञानिक प्रकाशनों को कैसे पढ़ा जाए, कैसे उनमें अपनी विचारों को व्यक्त किया जाए, इन क्षमताओं का निर्माण वैज्ञानिक साक्षरता के कारण ही होता है। जैसे इसका मैं एक उदाहरण लेता हूं। आपके घर में कभी कोई बीमार पड़े, आप कोई दवा लेकर आए, दवा के सिरप के डिब्बे के अंदर एक दवा के बारे में विवरण पत्रक निकलता है। क्या उस विवरण पत्रक की भाषा सामान्य जन की समझने के योग्य होती है, या केवल फार्मेसी वाला ही उसको समझ सकता है? वह एक वैज्ञानिक प्रकाशन है। विज्ञान की पत्र पत्रिकाओं में छपे लेख वे वैज्ञानिक प्रकाशन है। और साथ ही वैज्ञानिक साक्षरता, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि प्रमाणों के आधार पर तर्कों के मूल्यांकन और निष्कर्ष की योग्यता विकसित करती है। विज्ञान को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे प्रयास इस देश में किए जाते रहे हैं, सरकार के द्वारा भी और गैर सरकारी क्षेत्रों के द्वारा भी। मैं ऐसे कुछ प्रयासों की बात करता हूं। भारत सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिसको हम इंस्पायर योजना कहते हैं। इंस्पायर योजना, ये इंस्पायर योजना में बच्चों की 6वीं कक्षा में पहचान कर ली जाती है। ऐसे बच्चों की पहचान जो विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा रखते हैं, और फिर उन बच्चों की प्रतिभा को और पोषित करने के लिए, उनकी सृजनात्मकता और नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए उनको निरंतर प्रोत्साहन दिया जाता है। और ये योजना ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा 6 से प्रारंभ करके स्नातकोत्तर तक बच्चों को पोषित करती है। बड़ी अच्छी योजना है। ये तो हुई उन बच्चों से संबंधित योजना जिनका विज्ञान में विशेष रुचि है, विशेष प्रतिभा है। जन सामान्य तक विज्ञान को पहुंचाना, इसके लिए सरकार की एक संस्था है जिसका नाम विज्ञान प्रसार है। विज्ञान प्रसार कठपुतलियों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाएं निकालकर, रेडियो पे कार्यक्रमों के माध्यम से, टेलीविजन पर कार्यक्रमों के माध्यम से विज्ञान के सामान्य अनुप्रयोगों को जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास करती है। उसका नाम विज्ञान प्रसार है। साथ ही एक और संस्था है जिसको राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है, ये राष्ट्रीय विद्यार्थी विज्ञान कांग्रेस नहीं है। अर्थात ये एनसीएससी जो संस्था है, या किसी भी बच्चे की प्रतिभा को पहचान कर उसको प्रोत्साहित करती है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसमें कोई विज्ञान से संबंधित विशेष प्रतिभा है, भले ही वो बच्चा विद्यालय में नहीं है, वैसे तो अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि कोई बच्चा विद्यालय में नहीं होगा, लेकिन फिर भी भले ही कोई बच्चा किसी विद्यालय में ना हो, फिर भी यदि उस बच्चे में प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को पहचान करके एनसीएससी इसको आगे बढ़ाती है।
तो चाहे इंस्पायर योजना हो, चाहे विज्ञान प्रसार के कार्य हों, चाहे NCSC हो, इन सब का काम है कि विज्ञान को जन सामान्य तक, बच्चों तक पहुंचाया जाए। न केवल बच्चों तक, बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन भी विज्ञान के सर्वसुलभीकरण के लिए प्रयास करते हैं। इसमें महाराष्ट्र में मराठी विज्ञान परिषद है, केरल में केरल शास्त्र साहित्य परिषद है, गुजरात में विक्रम साराभाई कम्युनिटी सेंटर है। इस प्रकार के बहुत सारी संस्थाएं, ये तो कुछ उदाहरण हैं, विभिन्न राज्यों में अपने कार्यक्रम चला रहे हैं। ये न केवल विज्ञान विषय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मदद करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ जन सामान्य को भी विज्ञान के करीब लाते हैं। और भी बहुत सारे प्रयोग, खासतौर पर विज्ञान के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए भी बहुत सारे निजी प्रयास हुए हैं। जैसे होशंगाबाद परियोजना थी, और एक कुप्पम आंध्र प्रदेश में अगस्त्य फाउंडेशन द्वारा एक प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें वे विज्ञान के अध्यापकों को प्रशिक्षित करते हैं और विज्ञान के विद्यार्थियों को आसपास के विद्यालयों से बुलाकर विज्ञान का अनुभव, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने का कोशिश करते हैं। तो ये तो कुछ उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो देश में किए जा रहे हैं, जो विज्ञान के मानवीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैंने सत्र के प्रारंभ में ही आपसे कहा, विज्ञान केवल किसी एक विषय से बंधा नहीं है, विज्ञान एक व्यक्ति से बंधा नहीं है, विज्ञान एक देश से बंधा नहीं है, विज्ञान एक भाषा से बंधा नहीं है, विज्ञान किसी एक व्यवसाय से बंधा नहीं है। ऐसा कौन सा व्यवसाय है जिसमें विज्ञान नहीं है? चिकित्सा में विज्ञान है, इंजीनियरिंग में विज्ञान है, कृषि में विज्ञान है, सिलाई कढ़ाई में विज्ञान है, कंप्यूटर में विज्ञान है, सफाई में विज्ञान है, हर जगह विज्ञान है। तो विज्ञान तो हम सब के जीवन से जुड़ा है, विज्ञान हम सब के लिए है। मुझे आशा है कि मेरी आज की ये चर्चा आपको सबके लिए विज्ञान, इस विषय को समझने में मदद करेगी, और आप अपने विद्यार्थियों की सहायता से न केवल विद्यार्थियों में बल्कि उनके परिवारों में और आसपास के समाज में वैज्ञानिक साक्षरता को प्रसारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने।
परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत। कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीप स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, स्वयं बने, हम घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं: जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो। प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्रीय केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज न लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन।